कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी हैं, स्कूल कहते हैं स्कूल ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आफ्टर स्कूल स्कूल में ही कुछ कोचिंग का इंतज़ाम हो? सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि आपने मुद्दा उठाया और आप ही ने आंसर दे दिया। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ, शिक्षण संस्थान जो हम स्पेशली हम कोचिंग सेक्टर से आते हैं, हमें कमर्शियल एक्टिविटीज की तरह लिया जाता है। हम 18% जीएसटी भरते हैं। पहली बात, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्कूल और यूनिवर्सिटीज की तरह। कोचिंग संस्थानों को कॉम्पिटिटर मान लिया गया है स्कूल का। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हो, या जैसे अभी अपने पायल और शीतल की बात कर रही थी, अगर ये बहुत आर्चरी में बहुत स्ट्रांग है, तो इनको एक स्पेशल कोच की जरूरत है, एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर स्कूल में कोई बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसे अधिकार नहीं है स्पेशल ट्यूटर्स का? हमारा काम वो स्पेशलाइजेशन है। फेलियर ऑफ स्कूल एजुकेशन, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोचिंग संस्थानों का बढ़ना इज नॉट अ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम या स्कूल। ये क्योंकि विचारधारा आ गई है, इस वजह से हमें कल्प्रिट की तरह देखा जाता है। तो जो आपने समाधान दिया, मैं उसका 100% पक्षधर हूं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ जो चाहते हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सीए की करना चाहता हूं, मैं आईटी करना चाहता हूं, मैं नीट की करना चाहता हूं, और जो उसके लिए डिवोट होकर काम करना चाहते हैं, क्यों ना उन बच्चों को 3 घंटे स्कूल में ही अलाउ करा जाए, और हमारे जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को उन 3 घंटे के लिए डिलीवर करने के लिए अलाउ करा जाए, जो अभी हमारे करंट स्ट्रक्चर सिस्टम में नहीं है। इससे एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, बच्चे पे जो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का बर्डन आ रहा है, जो उसमें हल्का सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो घटेगा। मतलब इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड। लोग जाते हैं कोटा आईआईटी क्लियर करने के लिए, आपने तो होश ही संभाला कोटा में जी। तो आपकी आईआईटी जर्नी कैसी रही? मैंने सुना आप कहते थे कि आपके पिता ने टीवी पर ताला लगा दिया था और आपको पिता विलन की तरह लगते थे। तो आज क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? आप कहते हैं कि बॉस मोबाइल 2 साल मत देखो, आगे जिंदगी में मौज करोगे। तो मैं दोनों बातों के उत्तर देता हूं। ये सच है जो आपने बोला कि जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, 2 साल तक हमारे पिताजी ने टीवी बंद कर दी थी। तो पता नहीं वो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो सही बताऊं तो मुझे लगता था ये हिटलर जैसे हैं। बट मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि अगले 100 जन्मों तक मुझे यही पिताजी चाहिए जिनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा डांट सकते हैं, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, वो डांट सकते हैं। अच्छा, पिताजी माताजी का धर्म भी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को टोकना आवश्यक है, नहीं तो उनका पिता माता धर्म पूरा नहीं होता है। ये आवश्यक है, बच्चों को भी समझना जरूरी है। बट बच्चों को एक बात समझना जरूरी है कि उनके जीवन में उनसे भी बेहतर अगर कोई उनके लिए सोचता है तो माता पिता हैं। डांट लें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सुन लीजिए मेरी बात, आपको 5-10 साल बाद समझ में आएंगी जब आपके खुद के भी बच्चे होंगे। उनसे बेहतर आपको कोई जान नहीं सकता और उनसे बेहतर आपका कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, युवा का मंच है, आजकल देश के ज़्यादातर युवा जो है रील पर फील करते रहते हैं सारा दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि बच्चों से मोबाइल हटा लेना चाहिए। उन बच्चों से हटा लेना चाहिए जो एडिक्टिव हो गए हैं। मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारा जीवन बदल सकता है और हमारा जीवन खराब भी कर सकता है। निर्णय आपका है कि आप उससे अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों को पहले यह सिखाया जाए, 15 साल के ऊपर, 14 साल के ऊपर के बच्चों को जिनको मोबाइल देते हैं आजकल, उनको यह सिखाएं कि मोबाइल का सदुपयोग कैसे करा जाता है, मोबाइल को यूज कैसे करा जाता है, उससे क्या सीखा जा सकता है। अगर फिर बच्चा उसको सीख लेता है तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई टूल हो नहीं सकता। बट अगर कभी आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूं बच्चों के लिए नहीं, अगर हमें भी लगता है कि हम एडिक्टिव हो गए तो हमें थोड़े दिन के लिए उससे अलग हट जाना चाहिए। तो मोबाइल वरदान भी है, अभिशाप भी है। जैसे टेक्नोलॉजी भी वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप कैसे उपयोग करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या बेसिक डिफरेंस मानते हैं आप? टॉपर में टॉप 10, टॉप 100 जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, शायद मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे, बट मैं मानता हूं कि उनमें से काफी सारे बच्चे थोड़ा गॉड गिफ्टेड होते हैं, एक ही बार में सब कुछ याद हो जाना। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे 50 रैंक पे आ रहे हैं, 500 पे आ रहे हैं, 1000 पे आ रहे हैं, वो लायक नहीं है। बल्कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लाई हो वो ही उस बैच का सबसे ज्यादा सफल आदमी रहा हो। हमारे टाइम पे जो 10th में सबसे ज्यादा नंबर लाया होगा वही सबसे ज्यादा सफल रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो इसको समझें। हाँ, जो टॉपर्स आते हैं उनके 2 ट्रेड मैंने अमूमन देखे हैं कि उनका आईक्यू थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड हो सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में। और दूसरा, अपन बोल सकते हैं कई बच्चों ने उनमें अर्ली स्टार्ट चालू कर दी होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बहुत कॉन्शियस होते हैं वो काफी जल्दी उनको थोड़ा चालू कराते हैं, तो उन्हें थोड़ी एज मिलती है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हम जैसे कोचिंग संस्थान है, हमारे यहाँ भी टॉपर्स आते हैं, टॉप 10, 100 को हम ज्यादा दिखाते हैं, हालांकि हम तो नीचे वालों को भी बहुत सारा दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उन टॉप 50, टॉप 10 में हमारा 20% रोल होता है।
पर जो इसके बाद बच्चे हजारों की संख्या में सेलेक्ट होते हैं उनमें हमारा रोल 80% होता है। क्रेडिट कभी कभी हम उनका भी लेते हैं ऊपर वालों का, बट सच है कि उनका उसमें रोल ज्यादा होता है। अच्छा, कुछ रैपिड फायर हो जाए। जी सर। एनवी सर को एनवी सर बनाने में सबसे बड़ा रोल किनका है? उनके पढ़ाने के यूनिक तरीके का, बच्चों का, माता पिता का, या आपकी लाइफ पार्टनर जो सामने बैठी है उनका? मेरे हिसाब से सबका ही है सर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। लाइफ पार्टनर तो साहब नहीं बैठी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मेरा एक दोस्त की तरह बहुत साथ दिया है। माताजी पिताजी का तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब बोल ही नहीं सकते। कभी आप डल हो जाओ तो माताजी आपको संभाल लेंगे, पिताजी आपको संभाल लेंगे, बल्कि इन तीनों ने शायद मुझे संभाल रखा है। तीनों मतलब माताजी, पिताजी और वाइफ ने। मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं करा है, अपनी वाइफ के लिए कभी कोई साड़ी नहीं लाया हूँ, बच्चों के लिए कोई काम नहीं करा है। ये सिर्फ मुझे फ्री रखते हैं कि तुम शिक्षा के लिए समर्पित हो, रहो, बाकी सारी बैकएंड की हेडेक हम ले लेंगे। और ये सच है, इसलिए नहीं कि मंच से कोई मॉडेस्ट होने के लिए मैं बात कह रहा हूं, ये सच है। मुझे मेरे घर का कुछ नहीं पता है, न ये लोग रिलेशनशिप में क्या करना है, परिवार में और क्या करना है। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इन्होंने बोल रखा है तुम एजुकेशन को समर्पित हो, तुम वो करो, तुम्हारी सारी बैकएंड की तकलीफें हमारी। ऐसा परिवार, ऐसा साथी आपको मिल जाए, तभी आपको समर्पित होकर इतने प्रेम करने वाले बच्चे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एनवी सर बन पाए। आपको क्या लगता है जो कोचिंग माफिया है वो वाकई है रियल में? कोचिंग माफिया शायद बहुत गलत शब्द है, क्योंकि मैं उसी पृष्ठभूमि से आप आता तो हूं। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हजारों बच्चों को उनको जिंदगी दे रहे हैं। नहीं, मैं इसके लिए उत्तर देना चाहूंगा सर, आप जर्नलिज्म से आते हैं, आपके सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने शायद इस प्रोफेशन को दागदार करा होगा। इसकी वजह से सारे जर्नलिस्ट या सारे चैनल्स खराब हो गए, ये सच नहीं है। मैं कोचिंग के लिए भी यही बोलना चाहता हूं, कुछ अप्रिय घटनाएं या कुछ ऐसी बातें जो कोचिंग संस्थानों को नहीं करनी चाहिए जी, वो उन्होंने करी, उस वजह से शायद ये नाम कहीं कहीं लिया गया। बट सबको एक ही तराजू में तोला जाए, ये सही नहीं है। आगे कुछ आपका प्लान हो देश के लिए, कुछ और शिक्षा में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं? मैं शिक्षा में बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा शिक्षा के देखने को प्रारूप को बदलना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है शिक्षा को एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में सर अब नॉलेज वर्कर्स की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। नॉलेज वर्कर्स जो हम बिल्ड कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उसकी आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम हो रही है। आज की तारीख में वो आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देने लगता है। आप देखोगे तो आज से 25 साल पहले समस्या ये थी कि कोई आंसर बताने वाला नहीं था। नाउ आंसर बताने वाले की समस्या नहीं है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलोगे, वो आपके साइकोलॉजिकल आंसर, सब्जेक्टिव आंसर, सब आंसर आपको दे देगा। तो फिर एजुकेशन में क्या चाहिए? आंसर देने वाला तो हमें मिल गया टेक्नोलॉजी। सही सवाल पूछने वाला बनना असली शिक्षा का महत्व है। क्या बच्चा सही सवाल पूछ पाता है? इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि शिक्षा असलियत में सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, मैं कई बार रिपीट करता हूं, वापस रिपीट करता हूं, असली शिक्षा का महत्व है सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। लर्न हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कैसे सोचा जाए, कैसे सही सवाल पूछा जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बना जाए, कैसे क्रिटिकल थिंकर बना जाए, आई थिंक ये एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने की बहुत आवश्यकता है। आप हजारों बच्चों का स्ट्रेस दूर करते हैं, खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं आप? मेरी इसकी थोड़ी सी अलग टाइप की, क्योंकि इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग तरीके से इसको सोचता हूं। मुझे लगता है हमें स्ट्रेस आता कब है कि हम एक गोल सेट करते हैं। गोल हमारा सेट होता है ऑब्सेशन से। क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत आता है, तो मैं इसकी इंजीनियरिंग तरह का ही मेरा आंसर है इसका, कि हम जब भी गोल सेट करते हैं तो वो गोल डिफाइन होता है कि जैसे मान लो शिक्षा है तो ऑब्सेशन से आता है, जुनून जिसे हम बोलते हैं कि नहीं यार जुनून है, मुझे शिक्षा में कुछ करना है। जब ये जुनून से हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम एफर्ट लगाते हैं जम के, और जब हम एफर्ट लगाते हैं जम के और बीच बीच में उसे एनालाइज करते रहते हैं कि गोल कितनी दूर है, गोल कितनी दूर है। अब जब एनालाइज करते हैं तो कई बार गोल दिखता ही नहीं कि यार ये अचीव हो पाएगा, या हमें लगता है कि ये गोल अभी दूर है या थोड़ा धुंधला नजर आता है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इससे ही हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि गोल को तय कर लिया उसके बाद रोज मत देखो इसको। मैं कोटा से दिल्ली आया गाड़ी से, 6-7 घंटे की जर्नी है, माइलस्टोन छोटे 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 पार करते जाइए, आगे चल जाएंगे। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूं अगर इस स्ट्रेस को कम करना है, और खुद भी मैं यही करता हूं, तो एक बार गोल सेट कर लिया उसके बाद रोज गोल के बारे में नहीं सोचता हूं। आप देश के नामी टीचर हैं, अगर टीचर ना होते तो क्या होते? सोचना बहुत मुश्किल है, बट हाँ शायद मैं फिजिक्स की किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा होता। लाखों बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, एनवी सर का रोल मॉडल कौन है? सही शब्दों में बोलें तो फिर थोड़ी सी भावनात्मक बात लगेगी, बट माताजी पिताजी ही मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पिताजी में आज भी दो उनकी
खूबियां बताता हूं जिसको मैं अडॉप्ट करने की बात समझता हूं कि मेरी माताजी की खूबी यह है कि वो किसी भी परिवेश का व्यक्ति हो, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। वो कभी जज ही नहीं करती, ना जज करना चाहती हैं कि वो व्यक्ति किस स्ट्रक्चर से आता है। इसकी वजह से एक फायदा होता है, उनका व्यवहार हर व्यक्ति के प्रति सेम है। मेरे पिताजी की जो क्वालिटी जो मैं खुद में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, कैसी भी तकलीफ आ जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती कि क्या लेके आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से खड़े होना जानते हैं। मैं कुछ हद तक उस पर आ पाया हूं, पूरा तो नहीं आ पाया हूं, क्योंकि दोनों वैचारिक बौद्धिक संपदा से दोनों चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी विरासत में मिली है, पर इसे प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं अपने रोल मॉडल उन दोनों को ही मानता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एनडीटीवी युवा के मंच पर आए और हजारों लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं एनवी सर। इस इम्तिहान को भी इन्होंने पास कर लिया है और आगे मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शिक्षा में ये अभी और क्रांति लाने वाले हैं, ये क्रांति जरूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।